Yes, good morning, everyone. And our topic, today's topic that we want to discuss, that is the grammar and the context-free grammar. So, to define the grammar, we have already explained different rules and tuples that are required to represent a grammar, like simply like the other machines. So, simply a grammar consists of these four tuples that I already told you 2-3 times. So if you feel any doubt, क्योंकि continuation में क्लास नहीं हो पाई, कल भी क्लास नहीं हुई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था कॉलेज की तरफ से, तो कॉलेज में कल कुछ बैंडविड्थ का कुछ इश्यू था, इसलिए क्लास नहीं हुई थी, किसी की भी नहीं हुई थी 12 के बाद। तो अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता दीजिए, क्योंकि मैं इसको दोबारा भी शुरू कर सकता हूँ कहीं भी अगर प्रॉब्लम है आपको तो जिससे कि ऐसा नहीं हो कि बाद में हम लोगों को कहीं प्रॉब्लम हो। तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों से एक बार पूछ लेता हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि जस्ट आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, that is the grammar, these four tuples and use of these tuples, how these tuples can be processed. So all these things, these are the validation rules. ये मैंने आपको सारा बता दिया था. And I am discussing at that time, I was discussing just the Chomsky classification on grammar. So should I start with Chomsky classification or from the grammar, right? So just मुझे आप लोग बता दीजिए please through the chat box. Please suggest me, should I start from the initial point, that is from the grammar, or from the Chomsky classification? From which point I should start? अब मुझे अलग अलग लोग बताएं। अनुष्का, चलिए ठीक है, ग्रामर। और बाकी लोग बताएं। रिया, चौमस्की, वेरी गुड। अदर्स प्लीज रिप्लाई कि मुझे ग्रामर से स्टार्ट करूं दोबारा से या मैं चौमस्की से आगे बढ़ाऊं। जस्ट गिव योर फीडबैक। गुड। अदर्स प्लीज। चौमस्की, चौमस्की, ओके। मेघा चौमस्की, सनल चौमस्की। हाँ, ऐसा नहीं बेटा कि आप ऐसा सोचें कि किसी ने ये बोला है तो मुझे भी यही बोलना है। आप अपने हिसाब से बोलें, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है। अभी हमारे पास, हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं सारे सेक्शंस में, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। बट आप इस मेन काम ये है कि आपको समझ आना चाहिए जो भी पढ़ना है, राइट? चलिए, चौमस्की। तो और एनी अदर प्लीज रिप्लाई। ग्रुप पे तो काफी लोग हैं, लेकिन 8 लोगों का आया रिप्लाई अभी तक। बाकी के लोग भी रिप्लाई करो बेटा फटाफट। ओके, चलिए चौमस्की से स्टार्ट करते हैं फिर, इसका मतलब है ना। अनुष्का बेटा, कोई डाउट हो तो मुझे एक बार पूछ लेना तुम ग्रामर में। ग्रामर में मैं शॉर्ट में ये बता देता हूँ आपको फटाफट कि sorry, grammar can be defined by using these four tuples. These tuple, the name of the tuple is vn sigma ps, means set of variable will be there, set of terminal will be there, set of production rules will be there, and start symbol must be there. So these are minimum 4 requirement to define any grammar. You can also say this thing, right? So set of variable माने क्या होता है? Means variable can produce a variable or terminal. Why? While the a terminal cannot be produce anything. एक ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना सभी लोग। क्या जो मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल जो होगा, वो वेरिएबल आपको टर्मिनल भी प्रोड्यूस कर सकता है और वेरिएबल भी प्रोड्यूस कर सकता है और उसका कॉम्बिनेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इन दिस सिचुएशन द वेरिएबल a is producing terminal as well as variable. In the second production rule, as you can see, a variable can produce only variable, right? So third production rule is a variable can produce only terminal or a variable can produce null. So a variable can produce these type of combinations or these type of productions, while a terminal cannot be possible. Terminal cannot produce anything. It is not possible at all. Terminal cannot be used as the प्रोड्यूसर। ठीक है, क्यों नहीं कहलाएगा प्रोड्यूसर? बिकॉज इट कांट प्रोड्यूस एनीथिंग, बट टर्मिनल कैन बी प्रोड्यूस बाई वेरिएबल, और ऑब्वियसली टर्मिनल विल बी प्रोड्यूस बाई ए वेरिएबल। तो ये सिचुएशन हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। और जो हमने वैलिडेशन रूल बताया था, अनुष्का थोड़ा ध्यान रखो आप इसको,
जो मैंने वैलिडेशन रूल बताया कि if any production is given in that format, it means the variable a can be replaced by a, right? But it doesn't mean that anywhere you find a, then this is replaced by a. It is not possible in case of grammar, right? Or a to bc is given to you, that means a can be replaced by bc, but bc cannot be replaced by a. Means reverse substitution is not possible in case of grammar. ठीक है, तो मैंने आपको ग्रामर का एक शॉर्ट में ओवरव्यू दे दिया. नाउ just we have to move in detail of context free grammar. So before going to start a context free grammar, we should discuss about various types of grammar, like how many types of grammars are available. So by the help of the Chomsky classification on grammar, we can discuss different categorization of the grammar. So simply Chomsky classify the grammar into 4 categories: type 1, type 2, type 3 and type 0, right? So these are basically 4 type of classification of grammar. तो सिंपली जस्ट जैसे मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, मैं अब क्योंकि बार बार कल लेक्चर नहीं हुआ तो उस चीज को थोड़ा सा बताना पड़ेगा दोबारा से आगे बढ़ने के लिए. तो द टाइप 0 ग्रामर इज कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर. मींस आपको इस टाइप के साथ में इसका नाम भी पता होना चाहिए, राइट? सो टाइप 0 ग्रामर इज कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर एंड टाइप 1 ग्रामर इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर. And simply type 2 grammar is called context free grammar. I just bolded this point because this is the this is our new topic, that is the context free grammar. So we have to read this context free grammar in more detail. That's why I have bold here. So type 3 grammar is called regular grammar. So first thing is just you have to know about different types of grammar with its name. After that, you must know the particular type of automata or particular type of machine that are used to accept that type of grammar. Are you getting my point? Means first point is you must know about different types of grammar, and as per the type of grammar, you must know the name of that particular grammar, right? And then you also must know about the automation, different types of automation that is purely dedicated for that type of grammar, or that is used to accept that grammar of individual type, right? So type 0 grammar is simply unrestricted grammar. It means that all the grammar that we consider are called type 0 grammar. कोई भी ग्रामर जो भी हम कंसीडर कर, कोई भी प्रोडक्शन आप लिखोगे, अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन कि राइट एनी 3 एग्जांपल ऑफ टाइप 0 ग्रामर, it means that you can write any grammar, any production rule, and always that will be type 0. तो आपको कुछ सोचना नहीं है ना? इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, it means the restriction is applied. इसका मतलब क्या हुआ, टाइप 0 पर आपने कुछ रिस्ट्रिक्शन किया, it means that becomes टाइप 1 ग्रामर. फिर आपने टाइप 1 में क्या किया, थोड़ा और रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किया, that will be टाइप 2 ग्रामर. And if we apply again more restriction, then it will be type 3 grammar. So simply you can say that type 3 grammar is the most restricted grammar, while type 0 is the unrestricted grammar. So this question may be asked in case of the quiz, that which type of grammar is unrestricted grammar and which type of grammar is more restricted grammar. So simply type 3 grammar is the more restricted grammar. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे अब आपने क्या हुआ, आपने 10th किया, आपने 12th किया, फिर आपने क्या किया, इसके बाद आपने बीटेक किया, फिर आपने एमटेक किया, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, 10th क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सभी ने किया है, जितने लोग आगे बढ़े हैं ये 10th तो किया ही है सभी ने. फिर उसके बाद क्या हुआ, उस पर थोड़ा और मेहनत की तो आपको क्या मिला, 12th कर लिया. फिर 12th के बाद आपने और मेहनत की तो क्या हो गया, आपका बीटेक हुआ, और बीटेक के बाद आपका क्या हो गया, एमटेक हो गया. आप ऐसे, और इसको दूसरी तरीके से समझे तो कि 10th में आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, 12th में आपने स्पेसिफिक ग्रुप लिया, साइंस और मैथ्स व्हाटएवर, एंड बीटेक में क्या हुआ, आप स्पेशलाइज्ड ब्रांच में आ गए, और एमटेक में आपने क्या हुआ, उस ब्रांच में भी आपने स्पेशलाइजेशन ले लिया, है ना, कि आपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे काम करना है,
आपको नेटवर्क सिस्टम पे थ्योरी पे काम करना है, आपको डीप न्यूरल नेटवर्क पे काम करना है. So this is called the unrestricted grammar, and this is the some restriction, and this is again more restriction, and this is the highest type of restriction. So simply type 0 grammar is called हाँ बताऊंगा बेटा, नमन आऊंगा, डोंट वरी. तो टाइप 0 ग्रामर इज कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर. कोई भी इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये बात समझ में आ गई. तो अब क्या हुआ, अब स्पेसिफिक टाइप की मशीन्स हैं दैट इज यूज्ड टू दैट टाइप ऑफ ग्रामर. तो टाइप 0 ग्रामर का मतलब क्या हुआ कि वो टाइप 0 ग्रामर का मतलब हुआ कि वो ट्यूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट करेगा. इसका मतलब क्या है, कोई भी ग्रामर हो उसको आप ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट करा सकते हो. मतलब किसी भी प्रॉब्लम के लिए वी कैन डिजाइन ए ट्यूरिंग मशीन. ट्यूरिंग मशीन कैन एक्सेप्ट दैट टाइप ऑफ ग्रामर. इसका मतलब क्या हुआ कि ट्यूरिंग मशीन सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन होगी. अगर हम यहां से देखें तो इसका स्कोप कितना हुआ, इसका स्कोप सबसे कम हुआ. उसके बाद इसका बाद स्कोप उल्टा होगा. देखो इस मशीन का स्कोप इससे ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि जो टाइप G2 ग्रामर है वो टाइप 3 भी होगी अल्टीमेटली, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी रिकॉग्नाइज कर सकता. एक्सेप्ट किसको करेगा, टाइप 2 को एक्सेप्ट कौन ऑटोमेटा करेगा, पुश डाउन ऑटोमेटा. लेकिन ये इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है. इसी तरीके से लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, नमन आपने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा था, ये टाइप 2 को भी कर सकता है ना, रिकॉग्नाइज. लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी किसके साथ होगी, टाइप 1 के साथ. सिमिलरली ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज कर सकता है कुछ भी, और एक्सेप्टेबिलिटी किसके साथ है, 0. तो 0 का मतलब क्या हो गया, ऑल द ग्रामर दैट वी कंसीडर. इसका मतलब क्या हुआ, with this definition you can say a the Turing machine is the most powerful automaton, या और मोस्ट पावरफुल ऑटोमेटन. ट्यूरिंग मशीन सबसे ज्यादा पावरफुल होगी, राइट. अब कैसे होगी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे. जैसे सबसे पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा फाइनाइट ऑटोमेटा. ये इसमें क्या था, है पूरा आपको डायग्राम पता है, टेप था, हेड था, फाइनाइट कंट्रोल था, राइट. और वी कैन नॉट परफॉर्म द एनी टाइप ऑफ क्या नहीं कर सकते थे, एनी टाइप ऑफ कंपैरिजन, राइट. ए एंड बी एन का इसमें प्रॉब्लम था, ए इटरेशन ऑफ एन एंड बी इटरेशन ऑफ एन. तो हम इस तरह का कुछ भी इसमें परफॉर्म नहीं कर पाते थे. ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, इस तरह का कोई भी हम लोग नहीं कर सकते थे. तो सेम थिंग आगे हम लोग जब आगे बढ़े तो फिर क्या हुआ कि अब ट्यूरिंग मशीन की हम लोग बात करेंगे. तो ट्यूरिंग मशीन का मतलब क्या होगा कि जो काम हम क्योंकि एलबीए की अब लोग बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एलबीए हमारे सिलेबस में भी नहीं है ना. तो पीडीए की जब हम बात करेंगे और पीडीए के बाद जस्ट वी विल मूव ऑन ट्यूरिंग मशीन. तो ट्यूरिंग मशीन का मतलब ये हुआ कि हाउ व्हाट इज द डिफरेंस between Turing machine and PDA, just like the difference between push down automata and finite automata. So in this situation, you can see in the difference between these two machines are only in terms of stack. इन दोनों में क्या difference था कि PDA के अंदर stack extra था, and you can utilize that stack to compare the elements, right? On the same thing, similarly, we can also compare these two models also, means Turing machine and पीडीए. इनको भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. तो अब हम पीडीए का मॉडल जानते हैं लेकिन ट्यूरिंग मशीन का मॉडल अभी हमें नहीं मालूम, तो इसको अभी डिस्कस ज्यादा नहीं करते. बट द डिफरेंस इज, मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको. इन केस ऑफ ट्यूरिंग मशीन द हेड हैज राइट टू read the symbol from the tape as well as it can write the symbol into the tape. हेड क्या कर सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग लिखी है ए बी, तो ए को रीड करने के बाद हेड क्या करेगा, इसको रीड करने के बाद इसको मार्क कर सकता है. मींस हेड कैन राइट आफ्टर रीडिंग दैट सिंबल. हेड कैन राइट एनी सिंबल, हेड कैन मार्क एनी सिंबल आफ्टर रीडिंग दैट पर्टिकुलर सिंबल. तो हेड कुछ भी कर सकता है. हेड क्या कर सकता है, इसको रीड करके आप चाहते हो क्रॉस कर लो, एक्स बना लो, तो एक्स बना सकते हो आप. एंड पहली बात. दूसरी कैपेबिलिटी क्या है इसके अंदर, द सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पावरफुलनेस पॉइंट इज हेड कैन मूव लेफ्ट साइड ऑल्सो. मीन्स अभी तक हम लोगों ने जो भी ऑटोमेटा पढ़े उनमें क्या था कि हेड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव ओनली द राइट डायरेक्शन. सो बट इन दिस केस, in case of the Turing machine, head can move left as well as right. So obviously, to maintain the record of movement of left and right, to store the record of writing and reading, it is more complex machine, no doubt, but it is more powerful.
we can perform all the tasks through the Turing machine. So this is simply machine that is used to accept all types of grammar, means all the grammar that we can consider can be accepted by Turing machine. अभी जैसे हम लोगों ने कहा किसी पर्टिकुलर एग्जांपल के इसका DFA नहीं बन सकता, या किसी भी एग्जांपल पे हमने कहा इसका PDA नहीं बन सकता, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा AN BN, तो आपने क्या कहा, इसका ये इक्वलाइजेशन पता नहीं लग सकता, कंपैरिजन पता नहीं लग सकता थ्रू द DFA। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने PDA पढ़ा, सो दैट प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ द स्टैक। अब मैं आपसे अगर कहता हूं कि इफ जस्ट ट्राई टू डिजाइन ए PDA फॉर AN BN एंड CN, so in this situation sorry, so in this situation you will say that the PDA of this machine, this particular language is not possible because A can be compared with B, right? But how can we compare C with A and B? हम इसमें कैसे भी कंपेयर नहीं कर सकते। Are you getting my point? कि हमारे पास स्टैक है, इसमें आपने A डाल दिया तो A हमने डाल दिया पहले, फिर जैसे भी आया just we can compare B with A, but how can we compare this C with any of the other variable? So it is simply not possible with the help of PDA. If we suppose change the string in that format, suppose yes this one, so in this situation you can design a PDA, because in this case you have to compare A with B and C is independent of A and B, so it is possible. But it is what is not possible, that is AN BN and CN, it is not possible with the help of PDA. So that problem can be resolved with the help of Turing machine. Means we can compare these three attributes or these three components very easily, right? तो इस ट्यूरिंग मशीन के लिए हम लोग अलग से लॉजिक यूज करेंगे और दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ट्यूरिंग मशीन, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, राइट? So this is the simply introduction about different types of grammar, simply the Chomsky classification on grammar, different types of grammar, name of the grammar, and the different machines corresponding that accept that type of grammar. So now simply this is simply a Venn diagram. With the help of that diagram we can represent this type of grammar is called type 3 grammar is called regular grammar and accepted by finite automata. This type 2 grammar is called context free grammar, and this particular type of grammar is accepted by push down automata. And simply this type of grammar is called type 1 grammar, and this name of that grammar will be context sensitive grammar and accepted by linear bounded automata. In this case the length of the tape is bound, that is called linear bounded automata, because the length of the tape is bound by the linear function, right? So in this situation that particular name of that particular machine is called linear bounded automata. इसका जो टेप का जो हेड है, टेप का जो लेंथ है, that is bounded by some linear function, that's why it is called linear bounded automata. इस पर हमने ज्यादा नहीं जाना क्योंकि it is not on syllabus. And type 0 grammar is called unrestricted grammar, and Turing machine is used to recognize that type of. So now let's start with the simple type of production rules that is followed by the language of any type of grammar. Means type 1 grammar है अगर कोई, तो कोई language भी type 1 कब होगी? If it satisfies certain production rules. A language is called type 1 language if it satisfies type 1 production rule. So what type of rules can be called as type 1 production rule? So you can see a production rule in the form of this one alpha a beta to alpha gamma beta. अगर कोई भी production rule इस format का है, means if any production in the form of this one, then it is called in the form it is called type 1 production rule. Or any grammar that accept this type of production rule is called type 1 grammar. दोबारा देखो, any grammar, come on, any grammar that accept type 1 production rule is called type 1 grammar. So what is the meaning of that production rule? The production rule is alpha a beta to alpha gamma beta. It means that you can see in this situation this a must be the variable. You can see here a belongs to n, a belongs to, इसको bn लिखिए क्योंकि हम लोगों ने bn यूज किया है. So it means that
this A belongs to B and means नॉन टर्मिनल. नॉन टर्मिनल का मतलब क्या हुआ? दैट शुड बी वेरिएबल. ये कंडीशन क्या हो गई इसमें कि यहाँ हमारा वेरिएबल होगा लेफ्ट साइड में, इसके इधर भी कुछ आ सकता है और इधर भी कुछ आ सकता है, राइट. दैट कैन बी, जो भी टर्म यहाँ पर आएगा हमने उसको अल्फा का नाम दिया, और जो यहाँ आएगा दैट इज हमने उसका नाम बीटा दिया, है ना. प्रोडक्शन रूल में लिखने के लिए जस्ट वी हैव टू राइट ए पर्टिकुलर नेम, जनरलाइज नेम. So just for that purpose, we mention here alpha and beta. So alpha and beta may be the variable, may be the terminal, or the combination of variable and terminal. कुछ भी हो सकता है ये अल्फा की वैल्यू. मीन्स अगर हम चाहें तो लेफ्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहते हैं तो लेफ्ट का प्रोडक्शन हमारा ऐसे भी हो सकता है, एंड केवल अकेला ये भी हो सकता है. इस केस में हमने इसको ब्लैंक रखा. एक ये भी हो सकता है, इसको ब्लैंक रखा, यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर मैंने बी रखा, right. So this is simply called, this is called left context and this is called right context, right. And simply this is called left context. In this situation, right context is empty. It means right context is null. In this situation, left context is null and right context is B. So it means the left side, with the help of the variable, there may be terminal or there may be variable or any combination of variable and terminal. But in case of the right hand side, you can clearly see, in this case you will find any combination of variable and terminal. Right hand side में क्या हो सकता है कि variable terminal कुछ भी आ सकता है. Means अगर हम यहाँ ये लिखते हैं और right hand side में लिख देते हैं कुछ भी A, कैपिटल A और बाई B, कुछ भी लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बट लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए कि ये वेरिएबल का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल नहीं हो सकता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने भी आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि कभी भी ऐसा नहीं होगा टर्मिनल आपको कहीं भी वेरिएबल या टर्मिनल प्रोड्यूस करे. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट. तो अगर यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन न लगाया जाए कि ये ए हमेशा वेरिएबल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो ग्रामर का जो बेसिक डेफिनेशन था दैट में रॉन्ग. तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर टर्मिनल भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने लगेगा, विच इज नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स वी रिस्ट्रिक्ट ओवर हियर दैट ए मस्ट बी द वेरिएबल. क्लियर? So this type of grammar is called type 1 grammar. Now let's see the production rules of such type of grammar, that is A, B. तो जैसा मैंने आपसे कहा, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नल, और इसके राइट में B है तो राइट B क्या हो गया, इसका राइट कॉन्टेक्स्ट. तो दिस ग्रामर इज द टाइप ऑफ 1 ग्रामर. अब इसमें अगर आप देखें तो ना इसका लेफ्ट टर्मिनल लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट है, ना इसका राइट कॉन्टेक्स्ट है. लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है, नल, और राइट भी नल. इसमें इस वाले में देखो तो आप लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट नल है, राइट कॉन्टेक्स्ट नल है, राइट. So this type of grammar is called context sensitive grammar, or because all the productions are in this form. Are you getting my point? So this is the simple summary of different types of grammar. You can see so this is the simply categorization of the type along with its grammar name. So आप इसको नोट कर सकते हैं. And these are the simple production rule. This is the example of the production rule under the category type 1 grammar, because this follow this type of production rules. So now move to the next part, that is the type 2 grammar. This is very important for the syllabus point of view. So in type 2 grammar is called, just as we know that type 2 grammar is called context free grammar, and any production rule in the form of A to alpha, कोई भी प्रोडक्शन रूल इस फॉर्म में है, सो दैट इज कॉल्ड टाइप 2 प्रोडक्शन, है ना. तो अब क्या हुआ, हम आपसे अगर दो बातें पूछते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड टाइप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर and what grammar is called what language is called context free language. So what is the difference between language and grammar? Basically grammar is the set of rules, और language क्या होगी, language जो होगी that must follow type 2 production, right? Because language depend on the production rule. So if any language follow this production rule, then that particular language is called type 2 language or context free language. So how can we say that particular language is a type 2 language or a context free language? If all the productions of that language are in that format. The format is
ए टू अल्फा, वेयर अब क्या है ये और क्या है अल्फा, ए क्या होगा, ए बिलोंग्स टू वी एन, ए क्या होना चाहिए, वेरिएबल। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर स्टार लगा दूं और अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोडक्शंस। अगर मैं ये दो टर्म्स लिखता हूं आपके साथ, ए बिलोंग्स टू वी एन स्टार and A belongs to Vn. So what is the basic meaning between basic meaning of these two statements? चलिए मैं पूछता हूं तभी आप तब बताना आप लोग। स्टार कहने से बोल रहे ठीक है, उन्नति, जयंत, वेरी गुड, अदर्स प्लीज रिप्लाई, मेघा ओके गुड, और बताओ, आप लोग सही बता रहे हैं, और थोड़ा सा और हम लोग, मैं चाह रहा हूं स्पेसिफिक होके बताएं आप, किसके हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से। और लोग भी बताइए, क्योंकि ये लोग तो बताते रहते हैं, बाकी लोग रिप्लाई नहीं करते, आप सबको आपको रिप्लाई करना चाहिए। अनुष्का बताओ, नैना, अचल, नवीन, नमन, बताओ बेटा क्या है इसका, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। नहीं, इंक्लूडिंग नल वाले बात तो ठीक है, अब वो तो बात पुरानी हो गई है ना, वो बात 100% सही है, यू ऑल आर राइट। अब मैं थोड़ा सा चाह रहा था, जस्ट यू शुड मोल्ड योर आंसर इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, है ना, तो थोड़ी सी कोशिश करो समझने की। सिमरन ठीक है, रिया, सबने आंसर तो सही दिया है आपने, किसी का गलत नहीं है। और मैं जिस तरह से चाह रहा था, आपका 100% सही है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। अब देखिए इसका मतलब अगर हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस द मीनिंग इज सिंपली दैट, एक तो पहली बात ये है कि ये ऐसा नहीं लिखा है मैंने ए टेंस टू वी एन, है ना, तो आपका ये राइट हैंड साइड वाली बात आती है, तो इसमें राइट हैंड साइड वाली बात तो है ही नहीं, बिकॉज ऑन राइट हैंड साइड देयर इज अल्फा, तो अल्फा को तो मैंने अभी डिस्कस किया ही नहीं आपसे, है ना, तो राइट हैंड साइड की बात आपको नहीं करनी है इसमें। इसमें किसकी बात कर रहा हूं मैं, केवल आपसे लेफ्ट हैंड साइड की, बिकॉज इन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज ए वेरिएबल that is Vn, the A, and that belongs to Vn, right? So now, if we talk about this A belongs to Vn star, it means that यहाँ पर जो Vn होगा उसमें क्या हो सकता है, कितने भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं इंक्लूडिंग नल। तो पहली बात तो नल हो नहीं सकता, क्योंकि इट शुड बी वेरिएबल, दैट शुड प्रोड्यूस सम वेरिएबल और टर्मिनल, है ना। तो पहली बात तो ये इधर नल वाली बात से ये बात खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। दूसरी आपने कहा नल हटा दीजिए, मैं प्लस लगा देता हूँ। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि इस साइड में एक वेरिएबल तो आएगा ही आएगा, साथ में और भी बहुत सारे वेरिएबल आ सकते हैं, सी डी ऑफ टेंस टू स्मॉल, इस तरीके से दिस टाइप ऑफ सिचुएशन विल बी देयर। तो ऐसा सिचुएशन कभी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखो, इन द लेफ्ट हैंड साइड देयर मस्ट बी अ सिंगल वेरिएबल, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, कि इसमें राइट हैंड साइड में, इस लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल होगा ये हमेशा अकेला होगा। यहाँ पर जैसे अभी मैंने एग्जांपल जो आपको दिया था, उस केस में क्या था, उस केस में यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर दो वेरिएबल भी थे, है ना। यहाँ पर हम टर्मिनल भी यूज कर सकते थे, अगर हम चाहते यहाँ पर कि टर्मिनल को यूज करना है तो हम ऐसे भी कर सकते थे, स्मॉल ए कैपिटल ए बिलोंग्स टू दिस वन, बी स्मॉल बी, और यहाँ पर कैपिटल ए, ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, है ना। बट इन दिस सिचुएशन, इन द सिचुएशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, we can't use such type of production rule. It means in all the situation the rule must be followed in this format, that is a belongs to a tends to alpha, where a must be variable, that is a belongs to, ऐसे लिख सकते हैं, a must be नॉन टर्मिनल, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल जरूर लिखें कि a belongs to what, a belongs to vn। तो सही से थोड़ा लिख देता हूँ कहीं आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए, a belongs to vn, इसका मतलब क्या होगा, a जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। और एक और सिंपल सी बात जो आपको ध्यान रखना है कि a हमेशा इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल होगा, ये तो बात कंफर्म हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल और केवल वेरिएबल होगा, पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो वेरिएबल होगा वो अकेला होगा, इसके अलावा कोई दूसरा इसके साथ नहीं आ सकता। इसीलिए इसको क्या बोला गया, कॉन्टेक्स्ट फ्री क्यों बोला, इसमें हमेशा यहाँ पर क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा।
जो हम पुराना एग्जाम्पल कर रहे थे उसमें लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट था, राइट कॉन्टेक्स्ट था, कभी लेफ्ट हो सकता था, कभी राइट हो सकता था। तो जस्ट वी हैव टू इम्पोज सर्टेन रूल्स कि अब अगर इसमें हम कोई भी कॉन्टेक्स्ट ना लगाएं तो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये समझ में आया आपको कि क्यों हम कॉन्टेक्स्ट फ्री की बात कर रहे हैं? Why this type of grammar is called context free grammar? Because there is no context present in this type of grammar. तो ये लेफ्ट वाली बात हमारी क्लियर हो गई कि लेफ्ट साइड में अकेला वेरिएबल आएगा, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। एंड इन द राइट हैंड साइड देयर मे बी वेरिएबल और देयर मे बी टर्मिनल और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल इंक्लूडिंग नल। इसका मतलब क्या हुआ? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस थिंग इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स? अल्फा कैन बिलोंग्स टू वीएन, वेरिएबल हो सकता है, और क्या हो सकता है? टर्मिनल हो सकता है, एंड any combination of variable and terminal. So that's why we can represent this thing by that form. So this is the important point, type 2 grammar, because just we have to start that grammar part. So you must know about the production rule of context free grammar and which type of grammar is called context free grammar and how can we represent a context free language with the help of the production rule. तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको कोई पूछे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर हम आपको दे दें और आपसे पूछें इसकी लैंग्वेज बताओ, या आपको मैं लैंग्वेज दे सकता हूं कि राइट द ग्रामर टू जनरेट दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो इसके लिए हम लोगों को ये जरूरी है कि हम लोगों को ये पता हो कि वेरिएबल क्या है, टर्मिनल क्या है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी हियर द प्रोडक्शन रूल। देखो कहीं भी हमने लेफ्ट साइड में कोई भी और वेरिएबल नहीं होगा, केवल एक वेरिएबल होगा। इन द राइट हैंड साइड यू कैन सी हियर दैट में बी वेरिएबल और टर्मिनल। तो देखो वेरिएबल टर्मिनल का कॉम्बिनेशन, अकेला टर्मिनल भी आ सकता है, 3 टर्मिनल भी आ सकते हैं, बिकॉज हियर एस्ट्रिक इज देयर। So all these productions are under category of context free language or context free grammar. And type 3 grammar is called regular grammar, and we have already studied this type of grammar, and a particular machine, that is finite automata or DFA, is used to accept this grammar. So the production rules in the form of simply x to a, you see here, and x to ay is called type 3 production. मीन्स देखिए, अब देखो क्या हुआ। अब आप ये कह सकते हो कि ये जो प्रोडक्शन होगा वो ये तो होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज कि ये इसमें क्या किया, जो हमारा टाइप 2 था, जस्ट यू आर इम्पोजिंग मोर रिस्ट्रिक्शंस। आपने और रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दिया, इसमें क्या था, वेरिएबल आ सकता है, टर्मिनल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपने इसमें क्या कर दिया, नहीं, शुरुआत हमेशा किससे होनी चाहिए, टर्मिनल से। या तो अकेला टर्मिनल होगा, और अगर वेरिएबल भी आएगा तो वेरिएबल हमेशा किसके बाद आएगा, टर्मिनल के बाद आएगा। ये आपने रिस्ट्रिक्शन और लगा दिया किस पर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पर। तो देन दैट टाइप ऑफ प्रोडक्शंस आर कॉल्ड टाइप 3 प्रोडक्शन। इस टाइप के प्रोडक्शन को हमने क्या कहा, टाइप 3 प्रोडक्शन, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वीएन। ये क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, और ए क्या होगा, टर्मिनल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे इस वाले लैंग्वेज में पूछूं कि इसमें कोई प्रोडक्शन ऐसा है जो टाइप 3 को बिलोंग करता है, यस, ये वाला प्रोडक्शन देखो किसको बिलोंग करेगा, टाइप 3 को। ये किसको बिलोंग करेगा, टाइप 3 को। लेकिन अगर इसकी बात करूं, so in this production starting is the production will start by x. So in this situation this is not under category of type 3, but it is type 2. So in case of these two productions are type 3 production as well as type 2 production. Are you getting this point? तो ये वाले जो प्रोडक्शन होंगे उनको हम टाइप 2 प्रोडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और नल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन टाइप 3 प्रोडक्शन। तो देखिए आप, x2 अकेला टर्मिनल है तब भी होगा, अब टर्मिनल देखो यहाँ पहले आया, फिर वेरिएबल आ गया, अकेला टर्मिनल आ गया तब भी होगा, और नल आएगा। तो ऑल दीज प्रोडक्शंस आर टाइप 3 प्रोडक्शन। तो आज मैंने आपको चॉम्स्की क्लासिफिकेशन कंप्लीट करा। इफ यू फील एनी डाउट देन वी विल डिस्कस, और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लिया आज, और from the next lecture we will discuss certain types of production rules, and then we will start derivation. हाँ बेटा, देखिए इसमें ये नहीं होगा। अभी आपने क्वेश्चन पूछा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आपने से किसने पूछा है,
इसमें बेटा क्या है, हमने लेंथ ये नहीं किया कि कितनी भी आए, ये वाली चीज किसमें है, ए टू अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू बी एन यूनियन सिग्मा का होलिस्टिक, मतलब कितना भी लेंथ का आ सकता है टर्मिनल हमारे पास, राइट। लेकिन अगर हमारे पास अकेला टर्मिनल है उसके बाद वेरिएबल है तो ये टाइप 3 होगा। तो ये वाला प्रोडक्शन टाइप 3 नहीं होगा, ये प्रोडक्शन टाइप 2 होगा, बिकॉज ए बी सी क्या है, टर्मिनल। अगर इस प्रोडक्शन को ऐसे लिखोगे एक्स टू स्मॉल बी बाई, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइप 3। क्लियर बेटा। तो अभी हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर और रखेंगे, इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस रखेंगे और उनमें आपसे पूछेंगे कि किस टाइप का ग्रामर, किस टाइप का लैंग्वेज है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल वेडनेसडे है, परसों होगा, तो हम लोग परसों इसको और डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें आपको चॉम्स्की क्लासिफिकेशन आना चाहिए, और चॉम्स्की क्लासिफिकेशन में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको टाइप 1 के प्रोडक्शन रूल क्या होगा, टाइप 2 का प्रोडक्शन रूल क्या होगा, और टाइप 3 का प्रोडक्शन रूल क्या होगा, ये अच्छे से पता रखना। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू।